Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. Here I am Arvind Gupta going to start a new topic that is chemistry in everyday life. अगर आप देखो तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अगर आप जेई मेंस के क्वेश्चन उठा के देखो तो प्रीवियस ईयर में आपको 1 और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। साथ साथ हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम लोग यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो अगर बात करें केमिकल की यानी कि केमिस्ट्री की, तो आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जैसे अगर आप सुबह उठते होगे तो जो आपने टूथपेस्ट यूज किया होगा, उस जो टूथपेस्ट में अगर देखो तो वो भी एक केमिकल है। उसी तरीके से अगर जो नहाने के लिए आपने सोप या डिटर्जेंट यूज किया होगा वो भी एक तरीके से केमिकल है। और साथ साथ जो है अगर मैं बात करूँ जो आपने क्लोथ्स पहना होगा वो भी एक केमिकल है। और क्लोथ्स पे जो रंग बिरंगे कलर आप देख रहे होगे दैट इज ऑल्सो अ केमिकल। यानी कि केमिकल आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आप खुद की बात कर लो, आपके खुद के स्ट्रक्चर फंक्शनिंग के बारे में बात कर लो, ये सभी जो है अफेक्ट किए जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के लिए और फंक्शन के लिए। यानी कि वो भी एक तरीके से केमिकल्स हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है केमिस्ट्री यानी कि केमिकल। यहाँ पर हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉट ऑल, अगर बात किया जाए कि सभी चीज़ों को नहीं डिस्कशन में रखने जा रहे हैं, बट 3 सेगमेंट में हम लोग पूरी चीज़ों को डील करेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रखता है, अगर हम लोग केमिस्ट्री सुनते ही सबसे ज़्यादा जो दिमाग में आता है दैट इज मेडिसिन। तो यहाँ पे फर्स्ट एस्पेक्ट होगा हमारे लिए मेडिसिन, सेकेंड होगा हमारे लिए जो कि फूड प्रिजर्वेटिव या फूड एडिटिव के बारे में डिस्कशन जाएगा, और थर्ड जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज ऑन क्लींजिंग एजेंट, यानी कि वो कंपाउंड जो कि क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली ये 3 सेगमेंट है जिसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन रखने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से यानी कि ड्रग से। अब देखो आप, जो ड्रग है क्या होता है बेसिकली, तो ड्रग बोला जाता है केमिकल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 to 500 एटॉमिक यूनिट्स के बीच में हो, और जब ये मैक्रोमॉलिक्यूलर टारगेट यानी कि बायोमॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए, प्रोटीन्स हो जाए, लिपिड्स हो जाए, इनके साथ जब ये इंटरेक्ट करेंगे ना, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करे तब उसको ड्रग बोला जाता है। तो कोई भी कंपाउंड जिसका एटॉमिक यूनिट हम लोग देखते हैं 100 to 500 के बीच में, और वो जब भी इंटरेक्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल टारगेट के साथ में, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब देखो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर थेरेपेटिक हुआ यानी कि अगर इलाज के लिए यूज किया जा सकता है, तब इन दैट केस उस कंपाउंड को हम लोग मेडिसिन बोलेंगे। ड्रग के केस में किसी भी कंपाउंड को जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करे, और जब मैं बात करता हूं मेडिसिन की, तो यानी कि जो अगर ये थेरेपेटिक इफेक्ट जनरेट कर रहा होगा, तो इन दैट केस उसको हम लोग मेडिसिन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेडिसिन का यूज क्या होता है, तो यहाँ पे मेडिसिन क्योर के लिए भी यूज किया जा सकता है, डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्रिवेंशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, तीनों पार्ट ऑफ जो है डिजीज ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें हैं। तो जो है नेक्स्ट आता है कि यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेपेटिक। अगर केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं इलाज पर्पज के लिए या थेरेपेटिक के लिए, तो उस प्रोसेस को यानी कि उसको टर्म हम लोग देते हैं दैट इज केमोथेरेपी। आप फ्रिक्वेंटली सुने होंगे जब कैंसर के लिए ट्रीटमेंट होता है तो उसको बोला जाता है केमोथेरेपी। केमिकल का यूज किया जा सकता है फॉर जो है थेरेपी के लिए यानी कि जो है इलाज के लिए, तो इस केस में हम लोग उसको टर्म्स देते हैं केमोथेरेपी। ठीक है, अब देखो इसमें बात ये होती है कि जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, जो भी मेडिसिन, उसका एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में ही जो हम लोग देख सकते हैं कि ये जब प्रिवेंशन इफेक्ट या क्यूर इफेक्ट जनरेट कर सकता है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लिया गया तो हो सकता है ये एक पोटेंशियल पॉइजन की तरह भी काम करे। ठीक है, वो पॉसिबल है कि जो मेडिसिन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं अगर एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो वो पोटेंशियल पॉइजन की तरह भी काम कर सकता है। अगर ड्रग की तरह काम करना है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह वर्क करना है उसको, तो हम लोग को जो प्रिस्क्राइब अमाउंट होता है उसी में हम लोग को उसको यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो ड्रग है, ड्रग को क्लासीफाई हम लोग जो है 4 वे से कर सकते हैं। पहला आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये किस तरीके से जो मेडिसिन है इफेक्ट जनरेट करेगा ऑन द बॉडीज पे। जैसे अगर मैं बात कर लूँ इसमें एनाल्जेसिक जो कि पेन किलिंग का काम करता है, और जो है अगर एंटीसेप्टिक की बात कर लें तो ये जो है एक तरीके से कहीं पे अगर कट
गया हो या कहीं पे जो है स्क्रैप आ गया हो तो वहाँ के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। वैसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक हो सकता है, बहुत सारे स्पेशल फंक्शनिंग के लिए स्पेशल ड्रग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आता है बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, किस तरीके से इफेक्ट बॉडी पे जनरेट कर रहा है, किस इफेक्ट को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंटीसेप्टिक किल करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको करने के लिए। वैसे ही एनाल्जेसिक की बात करें तो पेन किलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली यूजफुल होता है डॉक्टर्स के लिए, बिकॉज डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये मेडिसिन यूज किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर सिम्टम ओनली। जैसे अगर पेन है तो पेन किलिंग दे देंगे, अगर मान लो कि जो है कुछ प्रॉब्लम है या ऑर्गेनिज जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज हो गया उनको जो है किल करना है तो इन दैट केस एंटीसेप्टिक का यूज किया जा सकता है। देन आता है सेकेंड पार्ट दैट इज बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, कि ड्रग किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में जो है डिस्कशन होता है। जैसे कि अगर मान लो कि पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है तो उस केस में उसको हम लोग बोल देंगे दैट इज जी है जो है बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। इसको देखेंगे जैसे एंटीहिस्टामिन हो गया, तो एंटीहिस्टामिन का रोल क्या होता है, एंटीहिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन को जो कि कॉज करता है इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी उसको थोड़ा सा जो है रिड्यूस कर देता है, जो भी हम लोग एंटीहिस्टामिन ड्रग की बात करते हैं। देन आता है बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो मेडिसिन है वो किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है उसको कंसीडर करें तो उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कौन कौन सा इफेक्ट जनरेट हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो जो है इस केस में क्या है कि बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर का एक अच्छा खासा रोल होता है। स्टीरियो के साथ साथ किस तरीके से स्ट्रक्चर है और किस तरीके से वो स्पेस में ओरिएंटेड है ग्रुप, उसका ड्रग की प्रॉपर्टीज में एक अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है। तो दिस ड्रग हैज द सेम स्ट्रक्चरल फीचर, जो यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर होंगे उनका जो है ऑलमोस्ट सेम होगा ड्यू टू कॉमन स्ट्रक्चर। जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जो अगर दो कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है तो उनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है सल्फोमाइड्स का। सल्फोमाइड्स हैव कॉमन जो है अगर बात किया जाए ये यूज किया जाता है, अगर स्ट्रक्चर देखो सल्फोमाइड का तो कॉमनली ये यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फोमाइड का जो रोल होगा ये हर जगह सेम ही होगा। यहाँ पे देख सकते हो आर ग्रुप डिफर कर रहा है। स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो NH2 ग्रुप की बात करें तो NH2 जो कि कार्बिलमीन टेस्ट दे सकता है, 1 डिग्री अमाइन है तो कार्बिलमीन टेस्ट दे सकता है, अजोडाइड टेस्ट दे सकता है क्योंकि एनिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे सकता है क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है। तो ऐसे ही आजकल क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं कि विच कैन गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो उसमें आपको देखना होगा कि विच कंटेन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, तो अगर वो प्रेजेंट है तो वो जो है आपको जो है टेस्ट उस तरीके से दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो है, ये तो थर्ड पार्ट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ वन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट, कि जो ड्रग है यानी कि मेडिसिन है वो किस बायोमॉलिक्यूल्स के साथ जाकर इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग का जो बायोमॉलिक्यूल्स टारगेट हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, उसी को हम लोग जो है टारगेट मॉलिक्यूल बोले, ठीक है। और उसको बोला जा सकता है ड्रग टारगेट, जिसके साथ क्या होगा कि ये जो हम लोग का मेडिसिन है वो जाकर इंटरेक्ट कर जाएगा। अब ये इंटरेक्शन डिफरेंट वे से हो सकता है, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाए या आयनिक इंटरेक्शन हो जाए या किसी तरीके से जो है अगर आपको देखने को मिलेगा कि वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। ये जो हम लोग का ड्रग है यानी कि मेडिसिन है ये बायोमॉलिक्यूल्स के साथ डिफरेंट इंटरेक्टिव फोर्सेस से जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये मेंशन किया जा सकता है, कुछ नोट्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ड्रग जितने भी हैं अगर उनका सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स है तो उनका जो वर्क करने का मैकेनिज्म होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा ऑन द टारगेट पे। दिस क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होंगे जो प्रिपेयर करते होंगे ड्रग को, इन दैट केस वो क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन इट्स एक्शन, यानी कि जिस पार्टिकुलर टारगेट पे वर्क कर रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स कौन सा इसमें इन्वॉल्व है, उसको लेकर जो ड्रग का सिंथेसिस होता है वो मेडिसिनल केमिस्ट करते हैं और उस पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन पे उनका रोल रहता है। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, कि कोई भी ड्रग टारगेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो आप जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन है, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ पार्टिकुलर फंक्शन बॉडीज में करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एंजाइम बेसिकली क्या है, तो एंजाइम बोलते हैं प्रोटीन विच परफॉर्म अ रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है
जो भी एंजाइम है। बेसिकली ये क्या है, एक प्रोटीन है विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उसको एक तरीके से कैटलाइज करेगा, यानी कि उसके रेट को बढ़ाएगा। दूसरा होता है रिसेप्टर। इन दोनों के बारे में क्यों बात किया जा रहा है, बिकॉज यही किसी न किसी तरीके से जो पार्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल है उसके साथ जाकर इंटरेक्ट करेंगे। तो सेकेंड होता है कि जो हम लोग का रिसेप्टर है, जो कि हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, जो कि क्रूशियल होगा। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि इसके अंदर जो जेनेटिकली प्रॉपर्टीज होता है वो कोडेड होता है। उसी तरीके से लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, डिफरेंट तरीके के मैक्रोमॉलिक्यूल यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स टारगेट हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट, एंजाइम किस तरीके से ड्रग टारगेट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू ऑर्गेनिक रिएक्शन। जिस तरीके से आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कराते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराते हो, वैसे ही यहाँ पे भी फंक्शनिंग होने जा रहा है। ये एंजाइम का किस तरीके से जो ड्रग है आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एंजाइम की बात कर लें, किस तरीके से एंजाइम कैटलाइज करने का काम करता है किसी भी रिएक्शन को। तो फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या करता है, होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन बाय एड्सॉर्प्शन। तो जो हम लोग का एंजाइम है वो क्या करता है, वो जो सबस्ट्रेट है उसको एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे और केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा वो एक्सेलरेट कर देता है। सेकेंड वे होता है कि इट प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट अटैक ऑन द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो होते हैं एंजाइम, ये कभी कभी फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जो कि अटैक करता है सबस्ट्रेट पे एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो दो वैसे फंक्शनिंग हो सकती है, एक तो हम लोग बोलते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आपस में इंटरेक्ट कर लें और कोई कंपाउंड जनरेट करें। तो जो है, जो एक एंजाइम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एक एक्टिव साइट देखते हैं। इस एक्टिव साइट पे ही जाकर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो जाके अटैच होता है। अब ये अटैचमेंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम भी काम कर सकता है, डिपेंड करेगा। बट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल फोर्सेज वर्किंग बिटवीन दिस टू। तो यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट बॉन्ड विद एक्टिव साइट, जो सबस्ट्रेट है वो बॉन्ड करेगा एक्टिव साइट थ्रू, वही सेम हम लोग चीज बोल रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड से जो है जुड़ सकता है, या एच बॉन्डिंग से जुड़ सकता है, या वंडरवाल इंटरेक्शन की वजह से जुड़ सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। ये सभी इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है कि करस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ जाकर जुड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो किस तरीके से फंक्शन करेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल पहले भी दिया था बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कि अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज जनरेट करना है तो उसके लिए आप जो है सुक्रोज मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हो, साथ में इन्वर्टेज यूज करोगे एंजाइम। तो इसकी एक बार आप फंक्शनिंग देखो कि किस तरीके से जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है वो जाकर जो है जो एंजाइम है इन्वर्टेज उस पर जाकर अटैच हो गया। अब अटैच हो गया तो अटैच होने के बाद इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, यानी कि जो इन्वर्टेज एंजाइम है इसको हेल्प करेगा जो है कन्वर्ट होने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो एक तरीके से जो एंजाइम है एक अच्छा रोल प्ले करता है ताकि इजीली ये रिएक्शन को कराया जा सके, जो है फास्ट रेट से इसको कराया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो रहा एंजाइम किस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हम लोग बोलते हैं एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होता है जहां पे जाके सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि ड्रग और एंजाइम के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ड्रग जो है क्या करता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इनहिबिट एनी ऑफ द एवं मेंशन एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। कभी कभी जो ड्रग है वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा इसके जो प्रॉपर एक्शन को है, एक जो एक्टिविटीज है हम लोगों ने जो मेंशन किया कि सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम के साथ जुड़ेगा, उस एक्टिविटी को कभी कभी ये इनहिबिट कर देता है। तो जो है क्या होता है, किस तरीके से ड्रग और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जो ड्रग है, ड्रग कैन ब्लॉक the binding site of enzyme and prevent the binding of substrate. Such drug are called as the enzyme inhibitor. उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। कौन से कंपाउंड, ऐसे जो ड्रग हैं जो कि बाइंडिंग हो रहा होगा अगर सबस्ट्रेट, तो उस बाइंडिंग को वो प्रिवेंट करें। अगर वो बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं तो वैसे एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एंजाइम, उसके कंपाउंड को हम लोग वैसे ड्रग को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। यानी जो एंजाइम का फंक्शनिंग है उसको सही ढंग से ये करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फिगर आप देख लो एक बार ध्यान से कि किस तरीके से जो है इनहिबिट कर सकता है करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का ड्रग मॉलिक्यूल है जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। तो क्या करता है ड्रग, कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझे, और आपके सामने डायग्राम भी है। तो ड्रग इनहिबिट कर देता है अटैचमेंट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन टू वेज। दो वे से जो सबस्ट्रेट जुड़ता है किसी एंजाइम के साथ में उसको एक तरीके से इनहिबिट कर देता है, यानी रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, पहला देखो आप फंक्शनिंग ये इस तरीके से होता है कि ड्रग कंपीट करता है नेचुरल जो सबस्ट्रेट होता है एंड गेट अटैच्ड
एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है कि मान लो आप जो है एक बस में जा रहे हो और एक दोस्त है आपके साथ में। अब दोस्त कुछ टाइम के लिए पानी का बॉटल लेने चला गया, आप बस में बैठे हुए हो, तो करते क्या हो इन दैट केस कि अगर आपको जो है स्पेस ऑक्यूपाई करना है तो करते क्या हो उस केस में आप एक रुमाल रख दोगे, एक रुमाल रख दिया या बैग रख के चले गए, तो आपने क्या किया, उसको आपने ऑक्यूपाई कर लिया। जो ड्रग है वो भी सेम वे से वर्क करता है। अब करता है क्या है ड्रग, किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, तो जो ड्रग है वो कंपीट करता है नेचुरल जो सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या करेगा, जो ड्रग है खुद जाकर ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे आपका बैग जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया और किसी दूसरे पैसेंजर को वहां पे बैठने नहीं दिया गया। तो यहाँ पे केस क्या होगा कि ड्रग भी उसी तरीके से काम करेगा, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, जो नेचुरल सबस्ट्रेट है, उसको साइड लाइन कर देगा और खुद जाके जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है उसके साथ जुड़ जाएगा। अब जैसे ही एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो अब इस केस है कि जब वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो जुड़ नहीं सकता है, और इस वजह से जो सबस्ट्रेट का जुड़ना था एंजाइम से वो थोड़ा सा इनहिबिट हो जाता है। तो इसी को हम लोग कभी कभी जो है ऐसे ड्रग को कॉम्पिटिटिव एंजाइमर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलने के पीछे ये रीजन है बिकॉज ये क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ कि मैं जाकर अटैच होऊंगा या तो सबस्ट्रेट जाकर अटैच होगा। अब क्वेश्चन रेज हो सकता है आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है सबस्ट्रेट जाकर ऐड हो रहा है, सबस्ट्रेट की जगह हम लोग का जो ड्रग है वो जाके ऐड हो रहा है और सबस्ट्रेट नहीं हो ऐड हो रहा है, ऐसा क्यों होगा? ये इस वजह से होगा बिकॉज देखो कि जो हो सकता है कि जो ड्रग जिस तरीके से इंटरेक्शन रख रहा होगा एक्टिव साइट ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में, जो भी टारगेट है उसके साथ में उतना एक्टिव जो हम लोग देख सकते हैं कि इंटरेक्शन सबस्ट्रेट के साथ ना हो, और इस वजह से जो है ड्रग जो है कंपीट करके खुद जाकर अटैच हो जाता है, तो फाइट करता है सबस्ट्रेट के साथ में। बट ओवरऑल हम लोग यही देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसकी जगह पे जो हम लोग का जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो जाके इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रोल हो गया कि किस तरीके से ड्रग इनहिबिट करेगा एंजाइम के फंक्शनिंग को, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को ये एड नहीं होने जाएगा। दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जो ड्रग है इसी तरीके से वर्क करें, कुछ ड्रग जो है डिफरेंट वे से काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो सम ड्रग डू नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट, कुछ ड्रग ऐसे भी होंगे जो एक्टिव साइट पे तो नहीं बाइंड होंगे लेकिन वो किसी और साइट पे जाकर बाइंड हो सकते हैं, एंजाइम के किसी और साइट में बाइंड हो सकते हैं, और ऐसे साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। एंड क्या करते हैं अब एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने के बाद कि ये जो पार्टिकुलर जो शेप है उसको चेंज कर देते हैं एंजाइम का, यानी कि जो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर मान लो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाया गया यानी कि शेप में चेंजेस लाया गया तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इससे इफेक्ट पड़ेगा ये कि जो ये अगर हम लोग देखें कि मान लो कि पार्टिकुलर एक्टिव साइट का एक शेप है जिसपे कि सबस्ट्रेट जाकर इजीली फिक्स हो सकता है, जाकर जुड़ सकता है, लेकिन कुछ तरीके से कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ला गया यानी कि शेप में चेंजेस लाया गया, तो ओवरऑल क्या देखेंगे कि जब सबस्ट्रेट इसके तरफ अप्रोच करेगा ना किसी ढंग से, तो वहां पे हम लोग इस तरीके का इंटरेक्शन नहीं देख पाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या केस होगा कि जो करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल है वो इजीली जाके उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो क्लियरली फिगर के अंदर कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो किसी एक पॉइंट पे जाकर अटैच हो गया है, जो कि हम लोग का एक्टिव साइट नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक साइट, जिस पे जाकर ड्रग मॉलिक्यूल अटैच हो गया है, और ये क्या करेगा, डिफॉर्मेशन करेगा जो शेप ऑफ द एंजाइम है, और जैसे ही डिफॉर्मेशन करेगा जो करेस्पॉन्डिंग हम लोग का जो भी हम लोग कंसीडर करें सबस्ट्रेट, ये जाकर उसके साथ एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता है, और जब अटैच ही नहीं होगा तो ऑब्वियस कैसे कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। अब कुछ पॉइंट अगर हम लोग मेंशन कर ले कि किस तरीके से काम करता है ये, तो यहाँ पे देखो कि इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ नोट्स हैं जो कि दो तरीके से हम लोगों ने बोला कि जो करेस्पॉन्डिंग एंजाइम को है हम लोग दो वे से इनहिबिट कर सकते हैं, या तो जो हम लोग का जो ड्रग है वो जाके एक्टिव साइट पे ही जाकर अटैच हो जाए, और दूसरा केस होता है कि एलोस्टेरिक साइट पे जाकर अटैक करे। दोनों का काम सेम ही है, ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो भी सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम के साथ नहीं जुड़ने देंगे। अब थोड़ा सा नोट्स हम लोग देख लें इसमें, तो क्या क्या नोट्स है? इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि जो करेस्पॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड जो बन गया बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तो इन दैट केस क्या किया जाता है कि जो एंजाइम होता है वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका जो है एक तरीके से सत्यानाश हो जाता है। अगर मान लो एंजाइम क्या हुआ कि ये ऐसे सबस्ट्रेट यानी कि ऐसे ड्रग के साथ अटैच हो गए जो कि स्ट्रॉन्ग जो है मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस केस में ये मॉलिक्यूल जो है तुरंत ब्रेक हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग
जो है नया जो है एंजाइम फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है कि जो प्रोसेस है कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों पॉसिबल है, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया कि कम्पीट विद द एक्टिव साइट, जिसके में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग को हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा कि वो एक्टिव साइट में नहीं बाइंड होंगे, वो बाइंड किसी अदर साइट पे होंगे, जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोल रहे हैं। इस कैटेगरी में आपको मेटल्स देखने को मिलेगा। मेटल हो सकता है कि किस फंक्शन करे इस तरीके से, एंटीबायोटिक हो सकता है, डीडीटी हो सकता है, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि क्या होंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेंगे और चेंजेस लाएंगे, जो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाएंगे, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता है। अब जब अटैच नहीं होगा तो ऑब्वियस है कैसे कि जो इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो इनहिबिट कर दिया गया है, वो अब बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग का नेक्स्ट आता है कि जो रिसेप्टर है वो भी एज ए ड्रग टारगेट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, हम लोग ने इसके पहले क्या बात किया, वो हम लोगों ने बात किया एंजाइम का, कि एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट कैसे काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिसेप्टर का, रिसेप्टर कैसे जो है ड्रग टारगेट की तरह काम करेगा। तो रिसेप्टर होता क्या है, रिसेप्टर हम लोग बोलते हैं कि रिसेप्टर आर प्रोटीन दैट आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले हम लोग ने बोला रिसेप्टर का, तो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए हम लोग जो है रिसेप्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि एक वंस अगेन फॉर्म किया गया है। किससे फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है प्रोटीन से। ठीक है, अब इनका रोल कैसे होता है इसको समझे, पहले स्ट्रक्चरल फीचर्स को समझ लेते हैं। तो ये क्या होते हैं जो हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर, ये जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन वो पार्ट होता है जो सेल के इंटरनल पार्ट को सेल के एक्सटर्नल पार्ट से सेपरेट करता है। तो क्या होता है इसके दैट केस, इसमें जो हम लोग देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो हम लोग का रिसेप्टर है वो इसके साथ जाकर अटैच हुआ रहता है, इम्बेड हुआ रहता है, तो इम्बेडेड विद द सेल मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसेप्टर protein embedded in cell membrane in such a way that small part possessing active site project out of the surface of the membrane। तो जो हम लोग देख पा रहे हैं फिगर के अंदर, देखो आप क्लियरली, तो जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर का एक पार्ट सेल के बाहर है जिसमें कि एक्टिव साइट प्रेजेंट है। एक्टिव साइट प्रेजेंट, वहां पे जाके रिएक्शन हो सकता है ड्रग का या सबस्ट्रेट का, तो इन दैट केस वहां पे एक केस हो गया। और जो है जो अदर पार्ट है, अदर पार्ट वो सेल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो आप एक बार फिगर जो है क्लियरली देख लो कि किस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हम लोग जो है देख पा रहे हैं। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग बोले कि जब बॉडी को मैसेज पहुंचाना रहता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में, और अगर मान लो न्यूरॉन से मसल्स के बीच में, तो इट्स कम्युनिकेटेड थ्रू द केमिकल्स विच इज कॉल्ड द केमिकल मैसेंजर। ऐसे कंपाउंड जो कि एक तरीके से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं थ्रू मसल्स टू न्यूरॉन और न्यूरॉन टू न्यूरॉन, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। ठीक है, अब होता क्या है कि दिस मैसेंजर आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइड ऑफ रिसेप्टर। जो रिसेप्टर है जो रिसीव करेगा वो क्या करता है कि वो मैसेज रिसीव करता है एट द बाइंडिंग साइड पे। ठीक है, टू accommodate the message to accommodate a messenger shape of the receptor side chain। ठीक है, तो जो है अगर मान लो कि इसको एकोमोडेट करना है, जो मैसेंजर है यानी कि जो वो केमिकल जो कि एक तरीके से न्यूरॉन से पास कर रहा है, इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, अगर उसको अगर पास करने के लिए काम करना हो तो ये पार्टिकुलर जो हम लोग का रिसेप्टर है ये पार्टिकुलर शेप ले लेता है, शेप चेंज कर देता है। दिस मैसेज गिव टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। ये जो मैसेज पास किया जाता है थ्रू सम हार्मोन्स हो जाता है, या कहीं कहीं पे हम लोग कंसीडर करते हैं डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स ही रहते हैं, ये क्या करते हैं मैसेज पास करते हैं सेल को, लेकिन सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, जो एक्टिव साइट ऑफ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रिसेप्टर, उसके साथ जाकर इंटरेक्ट करेंगे लेकिन एंटर नहीं करेंगे। अब जैसे ये जाएंगे उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, मैसेज पास हो गया, खुद वहां से रिलीव कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग जो है मजे से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर का वही काम होता है। और अदर जो विकास है बाइंडिंग साइट हैव द डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट जो है अमीनो एसिड कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बाइंडिंग है ओवर द अदर, बिकॉज दे आर बाइंडिंग साइट हैव डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर इन अमीनो एसिड। जो बाइंडिंग साइट है ना उनका एक पर्टिकुलर शेप होगा। इसी वजह से बोले कि सभी के सभी ड्रग मॉलिक्यूल या सभी मॉलिक्यूल जाकर उसके साथ अटैच नहीं हो सकते, वही अटैच हो सकते हैं जो कि इसके साथ में पार्टिकुलर इंटरेक्शन में जाए।
अब बात करते हैं ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर साइट, जो ड्रग होगा वो बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर साइट में एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड द एंटागोनिस्ट। तो वो क्या करेगा कि मान लो एक तरीके से जो है विलेन है, तो जो है अब क्या करेगा, जो ड्रग है वो ड्रग जो है बचाने का काम करेगा। कैसे बचाने का काम करेगा, तो ड्रग जाकर खुद रिसेप्टर साइट से जाकर जुड़ जाएगा, और जैसे ही रिसेप्टर साइट से जुड़ जाएगा तो जब ये मैसेंजर आएगा वहाँ पे मैसेज करने के लिए, तो वो जो है ऑब्वियस सा कैसे कि ऑलरेडी ड्रग जुड़ गया तो मैसेंजर नहीं जुड़ सकता है, यानी कि जो भी मैसेज है वो सेल को नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। दूसरा होता है कि दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड एंड डज नॉट स्टिमुलेट द सेल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे दूसरा कैटेगरी भी आता है, ठीक है, दिस यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। जो हम लोग बोलते हैं कि एंटागोनिस्ट है वो कब यूज किया जाएगा, जब हम लोग मैसेज को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल एंटी हिस्टामिन, आगे हम लोग देखेंगे किस किस एंटी हिस्टामिन से मुलाकात होगी, आगे हम लोग देखेंगे। तो एंटी हिस्टामिन एज अ रोल प्ले कर सकता है, किस तरीके का रोल प्ले कर सकता है, तो ये रोल प्ले कर सकता है एज ए एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है प्रोसेस को, तो क्या बोला गया, दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। ये बहुत यूजफुल होगा जब आपको मैसेज ब्लॉक करना होगा कि हाँ सेल तक नहीं पहुंचाना है, तो इन दैट केस ये आपको हेल्प देगा। देन बात करते हैं सम कंपटीटर स्टिमुलेट, अब दूसरे टाइप के जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसके डायग्राम को देख लो कि किस तरीके से ड्रग जो है इंटरेक्ट कर गया है रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ में, और जो भी मैसेंजर मॉलिक्यूल यानी कि मैसेंजर केमिकल आ रहा है तो उसके साथ इसका इंटरेक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जो कुछ और भी कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो कि क्या होते हैं कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसके साथ अटैच तो हुए लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो जो है एक तरीके से किसी प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंपटीटर। तो फॉर सम कंपटीटर स्टिमुलेट द सेल, जो सम होंगे वो कंपटीटर, तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करने का काम करेंगे सेल रिस्पॉन्स को। ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे सेल रिस्पॉन्स को, उसके साथ जुड़ा और स्टिमुलेट कर दिया। व्हेन दे ड्रग आर सच ड्रग आर कॉल्ड एज, जो ड्रग होंगे इनको हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट बोला जाता है कि वैसे ड्रग जो कि क्या करें कि अटैच होने के बाद जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, स्टिमुलेट कर दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कंपटीटर। ठीक है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ड्रग जो है किस तरीके से थेरेपेटिक इफेक्ट डालता है बॉडी पे, उसके बेसिस पे हम लोग जो है ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे होता है एंटी एसिड हो गया, एंटी हिस्टामिन हो गया, ट्रांसक्विलाइजर हो गया, एनाल्जेसिक हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एंटी माइक्रोबल हो गया, वैसे ही हम लोग का एंटीबायोटिक हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, एंटी फर्टिलिटी हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। ऐसे डिफरेंट कैटेगरी बन के आएंगे और इसी कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग जो है डिस्कशन को रखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंटी एसिड का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटी एसिड। अब इसका रोल क्या होता है, एंटी एसिड क्या होता है, एंटी एसिड सब्सटेंस होता है जो कि न्यूट्रलाइज करने का काम करता है स्टमक में जब एसिडिटी होता है। जब मान लो बाहर आप समोसे कचौरी खाते हो तो अब ये कैसे कि बहुत ज़्यादा खा लिए तो एसिडिटी होना और लाजमी है। तो एसिडिटी हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एसिड। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, अब पता होगा कि ओवर प्रोडक्शन कब होगा एसिड का, तो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। ये क्या करेंगे, इरिटेशन करेंगे और पेन क्रिएट करेंगे स्टमक में, जब बहुत ज़्यादा HCl हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हो जाएगा। अब ये कब बॉडी को सिग्नल कब पहुंचेगा, जब आपने खूब कचौड़ी भर के और समोसे खा ली। ठीक है, तो अब देखो आप, तो पहले जो इनिशियल ट्रीटमेंट था इसका क्या था, द ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी एसिड सच एज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो पहले रोल में था यही सब थे, सोडियम बाइकार्बोनेट रोल में था और एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रोल में था। एंटी एसिड बोला जाता था, इसको जो है ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी के लिए यूज किया जा सकता था। तो इसको जो है इनहेल कर लिया जाता था, तो इनहेल करने के बाद इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। लेकिन इसमें कुछ जो है ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं कि अगर मान लो आपने एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर दिया तो स्टमक क्या हो जाएगा, एल्कैलिन हो जाएगा। और जब एल्कैलिन हो जाएगा तो आपको याद है ली चेटेलियर प्रिंसिपल कि अगर सोल्यूशन के अंदर एल्कैलिन हो गया तो अब ऐसा कैसे कि जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए H+ और ज़्यादा बॉडी जनरेट करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट वी कंज्यूम। अब क्या होता है इस केस में
समझना आप इस बात को कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब एक तरीके से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया एक सुटेबल ड्रग नहीं है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जो है स्टमक पेन, यानी कि स्टमक इरिटेशन। अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर चॉइस ओवर द सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा क्यों? इसलिए है क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, अगर मैं बात करूं तो दे आर इनसोल्यूबल, और जो पीएच है वो 7 से ऊपर नहीं बढ़ने देते हैं, तो पीएच कैन नॉट बी इंक्रीज ओवर द 7। तो इस वजह से हम लोग जो है मेटल हाइड्रोक्साइड प्रीफर करते हैं ओवर द सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल ओनली द सिम्टम नॉट द कॉजेज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है, जो भी एंटी एसिड है ना वो सिम्टम को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि अगर दर्द कर रहा है तो थोड़ा ड्रग को रिलीव कर देंगे, लेकिन ओवरऑल ये क्या करेंगे, ये ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते एंटी एसिड से। तो एडवांस स्टेज में कभी कभी ये हो जाता है कि जो है अगर मान लो बहुत दिन तक जो है ये कंसिस्ट रहा आपका जो इरिटेशन है इन द स्टमक, तो आप क्या देखोगे कि एडवांस लेवल पे ये पहुंच जाएगा अल्सर लेवल पे। तो अल्सर का ट्रीटमेंट फिर कैसे किया जाएगा, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं उस सेल को, उस पार्ट को, लीवर के स्टमक के पार्ट को जो है निकाल दिया जाता है, तभी उसका ट्रीटमेंट हो पाता है, तभी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ कि जो एंटी एसिड है उतना एज अ सुपीरियर हम लोग का बोल सकते हैं, सुपीरियर हम लोग का ड्रग नहीं है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक पेन। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ट्रीट करना है कि जो भी आपका स्टमक पेन हो रहा है, यानी कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट अगर करना होगा, तो आपको फिर कॉज को समझना होगा कि किस तरीके से एसिडिटी रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिटी कैसे जो है जनरेट होता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि स्टामिन होता है। स्टामिन क्या करता है, एक जो है बोल दो कि ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो है स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट किसका करेगा, तो सिक्रेशन ऑफ एचसीएल अलोंग विद पेप्सिन। ठीक है, तो स्टमक के अंदर ये पेप्सिन और एचसीएल जनरेट होना शुरू हो जाता है, और इसमें रोल प्ले करता है जो हमारा स्टामिन है। स्टामिन जनरेट करने का काम करेगा। जैसे ही जनरेट करेगा, इन दैट केस हम लोग क्या देखते हैं कि जो पेन है वो आपके स्टमक में बढ़ जाएगा। तो स्टामिन का एक बार स्ट्रक्चर क्लियरली आप देख लो, क्योंकि स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन है, एक NH2 ग्रुप है, NH2 प्राइमरी अमीन है तो कार्बिल अमीन टेस्ट देगा। उसी तरीके से जो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन है वो आप करा सकते हो। तो ये जो स्टामिन मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करता है, जो स्टमक सेल है ना उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, और जैसे ही अटैच होगा ये क्या करेगा, जो HCl का सिक्रेशन है अलॉन्ग विद पेप्सिन वो थोड़ा उसको स्टिमुलेट करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में HCl जनरेट होंगी। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो आपको ट्रीट करना है, जस्ट थिंक करो क्या है, कैसे आप ट्रीट करोगे इसको। आप चाहोगे कि जो स्टिमुलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टामिन उसको डिक्रीज किया जाए, और जैसे ही ये डिक्रीज होगा स्टिमुलेशन, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ये स्टिमुलेशन डिक्रीज होगा, जो ट्रीट आवश्यक कैसे कि जो स्टमक के साथ जो स्टमक से पेप्सिन और HCl रिलीज हो रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे, यानी कि एसिडिटी नहीं होगी। तो इसके लिए जो ड्रग यूज किया जा सकता है ना, वो हम लोग जो है बोलते हैं टेगामेट। टेगामेट वाज डिजाइन टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ स्टामिन विथ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टमक से। वो क्या करते हैं कि कंपीट करते हैं किसके साथ में, स्टामिन के साथ में। जो टेगामेट मॉलिक्यूल है अभी हम लोग देखेंगे, टेगामेट जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, स्टामिन मॉलिक्यूल के साथ कंपीट करेगा, तो स्टामिन को वहां से जुड़ने ही नहीं देगा, और जब जुड़ेगा ही नहीं तो HCl जनरेट नहीं होगा। HCl नहीं जनरेट होता है इस वजह से क्योंकि जो है स्टामिन की जगह पे टेगामेट जाकर जुड़ जाता है। तो ये बहुत ही वेल फेमस कंपाउंड है, 2 कंपाउंड, एक बोलते हैं रेंटेक, एक बोलते हैं जेंटेक। ये दोनों कंपाउंड सिमेटिडीन हो गया, रेंटेक हो गया, जेंटेक हो गया, ये सभी कंपाउंड इतना ज़्यादा बेनिफिट्स कमाए, यानी कि मिलियंस में इनका बिजनेस चला, क्योंकि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेलिंग ड्रग था, लॉन्गेस्ट सेलिंग ड्रग था, बहुत ज़्यादा कंजप्शन हुआ इस ड्रग का, और बहुत ही मिलियन ट्रिलियन बनाए। इन्होंने हिस्टामिन मॉलिक्यूल को लिया और इसी में डे टू डे मॉडिफिकेशन करते गए, ईयर बाई ईयर मॉडिफिकेशन होते गया, और हम लोग आज के डेट में भी रेंटेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जो टेगामेट मॉलिक्यूल है ना, ये इंटरेक्ट कर लेता है तो रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, जो कि 2 मेन है, एक तो हम लोग बोलते हैं सिमेटिडीन, और जो कि हम लोग का अनदर नेम है टेगामेट, और दूसरा है रेनिटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में जेंटेक बोलते हैं। तो आज के डेट में एक रेंटेक भी आ गया। तो आप देख सकते हो सिमेटिडीन और रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर देखो आप तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट हिस्टामिन जैसे मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हिस्टामिन जिस तरीके से जाकर अटैच हो रहा था ना, वैसे ये भी मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाएंगे। जो रिसेप्टर है किस पे, जो हम लोग का स्टमक का सेल है
उस सेल पे जाकर ये मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो जाएंगे, चाहे वो सिमेटिडीन हो जाए या जो रेंटेक है, दोनों का फंक्शनिंग सेम होगा, कुछ बिहेवियर चेंज होगा, आप उसको सर्च कर सकते हो। बट देख सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर सम हाउ वेयर सिमिलर है। जैसे एक के केस में फ्यूरॉन है 5 मेंबर रिंग है, दूसरे केस में भी 5 मेंबर रिंग है, दोनों में एक सल्फर प्रेजेंट है। तो ये ध्यान में रखना कि सल्फर की वजह से जो हम लोग ब्लड रेड कलर कराते हैं ना फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन नाइट्रोजन सल्फर कैन गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हो कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे सकता है। साथ साथ ये कंपाउंड एरोमेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द मेडिसिन कॉन्टेन द एरोमेटिक रिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आप स्ट्रक्चर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है रहा एंटासिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो और भी ड्रग हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन रखेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।